वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूं अविनाश सर। आता हूं मैथमेटिक्स लेकर के आईसीएसई का। हमने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 सेलिना का देख चुका हूं, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है अभी जस्ट, बैंकिंग। अब मेरा अगला टॉपिक है तीसरा चैप्टर का, शेयर एंड डिविडेंड। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे इस पे बेस्ड आते हैं। तो जितना जल्दी हमारा वीडियो आ रहा है उतना ही जल्दी आप लोग रिवीजन करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो एक बार वीडियो उठा के देखें, और आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किया है, आप उसे देख सकते हैं। सारा थ्योरी और सारे क्वेश्चंस सेलिना पब्लिकेशन का जो बुक है आईसीएसई के लिए, ठीक है, जिसको मैक्सिमम स्कूल जो है आईसीएसई वाले बेस मानते हैं। इसके सॉल्यूशंस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे बहुत जगह, लेकिन किस तरीके से बनाया गया है, क्या स्टेप हम करें, कैलकुलेशन कैसे आसान करें, तो ये सारे प्रोसेस जो है हमारे वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, अगला टॉपिक है मेरा चैप्टर 3, जो कि है शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड होता क्या है समझते हैं आज। इंट्रोडक्शन है शेयर के बारे में और डिविडेंड के बारे में। शेयर होता क्या है, तो देखिए आपको यहाँ लिखा भी हुआ है, टू एस्टेब्लिश अ बिग कंपनी अ लार्ज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, इट इज समटाइम्स नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट सच अ बिग अमाउंट, देन सम पर्सन्स इंटरेस्ट इन द कंपनी, those interest in a company join together, they divide the estimated value of into small parts ranging from 1 to 100। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ईच पार्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ शेयर एंड द वैल्यू फिक्स फॉर ईच शेयर इज कॉल्ड इट्स ओरिजिनल और नॉमिनल वैल्यू। ये बहुत काम का चीज है, हर बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको हम अभी समझाएंगे, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं आपको, अगर आपको विजिबल ना हो तो। द पर्सन्स हु परचेजेस शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, ठीक है। देखिए इसको एक आम भाषा में अगर समझे तो कोई मान लो कि कंपनी ए है, ठीक है। क्या है, कोई कंपनी ABCD कंपनी है, ठीक है। कंपनी का नाम है ABCD, ठीक। ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसे अपने बिजनेसेस को अगर बढ़ाना हो तो इसके पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसे की कमी है, ठीक। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट के परमिशन से मार्केट में कुछ शेयर्स निकालते हैं। शेयर्स का मतलब है कि वो अपने कंपनी के वैल्यू के कुछ परसेंटेज के बराबर मार्केट से पैसा लेने के एलिजिबल होते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर होना पड़ता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। कैसे उठाते हैं, तो ये कहता है कि मान लो कि हम, जबकि ये हाइपोथेटिकल है, शेयर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बदले में कुछ मिलता है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस से होता है। ये कहती है कंपनी कि हमारा जो वैल्यू है उसके 10% या अगर कहें तो 50% के बराबर हम मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो मार्केट से जब ये पैसा लेना चाहता है तो कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, इसमें इसके 50% में इंटरेस्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि हम आपका शेयर खरीदेंगे। एक शेयर जो आप वर्ड सुन रहे हैं ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, इसमें आपको ऐसा कोई पेपर या कुछ नहीं मिलता है, बस इसके वैल्यू डिसाइड हो जाते हैं कि 50% को ये क्या करता है, 1 to 100 पार्ट में बांटता है कि हम एक शेयर का वैल्यू कुछ रखेंगे जो कि ₹1 से लेकर के 100 के मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। और वो अपने 50% पैसा मार्केट से उठा लेता है और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का काम करता है। जैसे जैसे कंपनी एक्सटेंड करती है, बड़ी होती है, बढ़ती है, प्रॉफिट कमाती है, तो वो अपने ये जो मार्केट से पैसे उठाए हैं लोगों से, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, इनको भी कुछ प्रॉफिट वो देती है कि हमने आपसे पैसा लिया है, मेरा कंपनी ग्रो कर रहा है, तो हम आपको क्या देंगे, कुछ प्रॉफिट्स देंगे, जिसे हम डिविडेंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंपनी मार्केट से पैसे लेने के तरीका को
जो ये इस्तेमाल करती है वो है शेयर मेथड। शेयर से कंपनी क्या करती है, पैसा उठाती है और बदले में शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती है। कई बार आप सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर बहुत सस्ते में खरीदा गया और आज बहुत महंगे में बिक रही है। तो अगर एक इंडिविजुअल इस कंपनी का कोई एक शेयर या 10 शेयर खरीदता है जिसका वैल्यू कुछ 2000 रुपीज़ है मान लो, ठीक है, आज के डेट में, और जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो इसका वैल्यू, इस 10 शेयर का वैल्यू क्या होता है, उतने गुना से, जितने गुना टाइम्स ये अपना प्रॉफिट करके कंपनी बड़ी हो रही है उतने गुना से इसका वैल्यू बढ़ जाता है। मान लो कि ये कंपनी क्या है कि 100 टाइम्स से बढ़ गई, कभी कभी 200 टाइम्स से, 400 टाइम्स से, तो ये जो आपका 2000 का शेयर आप खरीदे थे, 10 शेयर, ठीक है, वो क्या होगा कि आपकी कंपनी जब बड़ी होगी ये, तो आपका भी प्रॉफिट क्या होगा, उतने गुना बड़ा होते चला जाता है और रातों रात लोग क्या होते हैं, अमीर हो जाते हैं। लेकिन ये बस एक मार्केट बेस स्टडी है। मार्केट में उस कंपनी का क्या वैल्यू है, क्या उससे लोग डील कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, सब उस पर डिपेंड करता है। ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि ये कंपनी बुड़ गई, ठीक है, या आगे की ओर बढ़ गई, ठीक है। अगर कंपनी बुड़ जाती है या अगर लॉस में जाती है कहें, तो आपके शेयर का लॉस भी हो सकता है, और अगर प्रॉफिट में जाती है तो प्रॉफिट भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इस तरीके से एक कंपनी में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस कंपनी को जब पैसा उठाना होता है तो शेयर के थ्रू पैसा मार्केट से लेता है कि हम अपने पर्टिकुलर टाइप या 1% का वैल्यू या 0.001 का वैल्यू का शेयर का हम 200 रखे हैं। आप मार्केट से मुझसे खरीद सकते हैं और आप बदले में 200 रुपीज़ हमें दे सकते हैं, और मैं इससे बिजनेस करूंगा और मैं ग्रो करूंगा तो आपको भी कुछ प्रॉफिट दूंगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं। क्या क्या टर्म्स हैं इसमें यूज होते हैं जब एक शेयर मार्केट में आता है किसी कंपनी का, तो देखते हैं। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स रजिस्टर्ड वैल्यू। तो आप समझें कि अगर कोई कंपनी ABCD है, ठीक, और वो मार्केट में क्या करती है, शेयर निकालती है, ठीक है, तो शेयर का स्टार्टिंग प्राइस जो होता है जब वो कंपनी मार्केट से पहली बार पैसा उठा रही है, ठीक है, लोगों से ले रही है, जिस पे वो फिलहाल शेयर बिक रहा है, उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। क्या समझे? द नॉमिनल वैल्यू of a share also called the registered value, printed value, face value, etc. The nominal value of a share does not change with time. ये nominal value चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप बात समझिए। क्या कहा कि एक शेयर आपने जैसे 200 रुपीज़ का खरीदा था, ठीक है, तो ये 200 रुपीज़ कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, इसमें प्रॉफिट अगर होगा तो वो चेंज होगा, लेकिन बेस प्राइस जिस पे आप पहली बार शेयर खरीदे थे वो कैसे चेंज हो सकता है कभी भी? तो वो आप एक बार जब खरीद लिए हैं तो चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस पर अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो चेंज होगा, ठीक है। इस नॉमिनल वैल्यू को बहुत नाम से जानते हैं। क्या क्या? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, एक मिनट, इसे हम NV के नाम से जानते हैं, जिसे नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। दूसरा है फेस वैल्यू, FB से जानते हैं। तीसरा इसका और भी नाम है, क्या क्या है? रजिस्टर्ड वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, सब एक ही चीज है। अगर क्वेश्चन में कहीं इस तरीके से नॉमिनल वैल्यू दिया हो, मतलब शेयर पहली बार मार्केट में बिका था किसी कंपनी का, जो प्राइस होगा वो नॉमिनल वैल्यू कहलाएगा। दूसरा फेस वैल्यू से हो तब भी वही बात, नॉमिनल वैल्यू हुई। अगला रजिस्टर्ड वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। तो इस नाम से अगर आपको मिले तो इसका मतलब क्या है कि आपका नॉमिनल वैल्यू ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि नॉमिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक। तो ये टर्म आ गया आपको, पहला क्या? नॉमिनल वैल्यू याद रहेगा, या फेस वैल्यू, या प्रिंटेड वैल्यू, या हम कहे तो रजिस्टर्ड वैल्यू, जो कंपनी रजिस्टर्ड की है कि इतने पे मिनिमम हम एक शेयर का प्राइस रखेंगे, ठीक है। अगला,
द प्राइस ऑफ अ शेयर इन द मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम होगा, ठीक है, यहां आप टाइम कर लें, इज कॉल इट्स मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर में चेंज, डिक्रीज और इंक्रीज विथ टाइम। अब आप समझिए कि ये नॉमिनल वैल्यू पे आपने एक शेयर खरीदा, मान लेते हैं कि किसी कंपनी ABCD का नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर मान लेते हैं कि 200 रुपीज है, ठीक। अब अगर कंपनी बहुत सारे लोग को शेयर बेचती है, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाना शुरू करती है, ठीक है। तो इसके प्राइस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी कह रही है कि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपका भी वैल्यू क्या होगा, जो शेयर खरीदे हैं उसका बढ़ते चला जाएगा, ठीक। तो हम इस शेयर को मार्केट में, अगर हमने एक शेयर खरीदा है किसी कंपनी ABCD का 200 रुपये में, 200 रुपीज में, तो इसे किसी भी टाइम हम बेच सकते हैं, जब मेरी मर्जी होगी, जब मुझे लगेगा कि अब मेरे पास पैसे की ज़रूरत है या हमने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया है, तो या पैसे की ज़रूरत है, तो हम इस शेयर को बेच सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बेचेंगे किसी दूसरा आदमी कोई खरीदेगा। मान लो कि एक ABCD कंपनी है, ये खुद खरीदती नहीं है, कंपनी में मार्केट में एक बार शेयर निकल जाता है तो ये रन करते रहता है। तो किसी X आदमी ने खरीदा था 200 रुपीज पे, जो कि नॉमिनल वैल्यू था, ठीक है। कोई Y व्यक्ति जब ये बेच रहा होगा तो नहीं कोई खरीदार होगा, तो ये कंपनी के पास रहेगी, नहीं तो चूंकि इस कंपनी का वैल्यू बढ़ गया है तो इस शेयर का अगले बार वैल्यू क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू में चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जो कि मुझे अगर प्रॉफिट कमाई है ये कंपनी ABCD कंपनी, कोई प्रॉफिट कमाई है, तो ये वैल्यू मान लो कितना हो गया है, अब 400 का हो गया। तो ये जो 200 से 400 हो गया है अब शेयर का दाम, क्योंकि इस कंपनी का क्या हुआ है, वैल्यूएशन डबल हो गया है, प्रॉफिट डबल कमा ली है। तो ये जो है अब 400 जो है हमारे लिए, जब हम बेच रहे हैं शेयर को, कोई X आदमी बेच रहा है, तो ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू। समझ में आया? तो Y आदमी के लिए जो है ये क्या हो जाएगा, 400। फिलहाल Y के लिए नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है इस 200 का पहली बार जब निकला था तो उसका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो आप इसको गौर से देखें। क्या कहें कि अगर कोई नॉमिनल वैल्यू 200 रुपीज शेयर पे है, अब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी जो है प्रॉफिट कमाने के बाद कोई आदमी कहा, जो इस शेयर होल्डर है इस शेयर का, वो अगर बेच रहा है, तब वो पर्सन टू पर्सन कोई X आदमी जो है खरीदा हुआ है और ये बेचेगा, तो Y आदमी खरीदेगा, तो उसके लिए ये मार्केट वैल्यू हो जाएगा, मान लो 400 रुपीज, ठीक है, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन क्या हुआ, डबल हो गया है। तो शेयर का भी बोलता है कि हम आपको 100% प्रॉफिट अगर देंगे, तो ये डिपेंड करता है, कंपनी, हर कंपनी अपने शेयर का प्रॉफिट अलग अलग परसेंटेज पे डिसाइड करके रखती है कि हमारा कंपनी इतना ग्रो करेगा तो हम इतना % देंगे, ठीक है। वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा, हम आपको आगे और डील करके बताएंगे। तो ये जो Y है जब खरीद रहा है तो वो किस पे खरीद रहा है, मार्केट वैल्यू पे खरीद रहा है। तो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस पता चला होगा क्या, कि जब वो मार्केट में शेयर फिर दोबारा बिक रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू कहलाएगा, क्योंकि हमें बेचने के बाद क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट जो है हमने सीखा आज, मार्केट वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू हो गया और मार्केट वैल्यू हो गया। अगला है तीसरा पार्ट, क्या, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कैन बी द सेम, मोर और लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई नॉमिनल वैल्यू मान लो कितना है, किसी कंपनी का 200 रुपीज है शेयर का, और ये कंपनी जो है नॉमिनल वैल्यू हमेशा मार्केट वैल्यू से डिपेंड करता है कि कंपनी क्या है, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो नॉमिनल वैल्यू हमेशा छोटा होगा, ठीक है, और मार्केट वैल्यू हमेशा बड़ा होगा व्हेन कंपनी इज इन प्रॉफिट।
व्हेन कंपनी इज इन प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। नॉमिनल वैल्यू इक्वल भी हो सकता है मार्केट वैल्यू के, जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा हो, ठीक है। क्या? व्हेन कंपनी हैज नो प्रॉफिट नो लॉस। जब कंपनी पे कोई प्रॉफिट ना हो, लॉस ना हो, तो नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। मतलब 200 रुपये का शेयर था, 200 रुपीज में ही शेयर बिक रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो सकता है। नॉमिनल वैल्यू लेस हो जाएगा जब कंपनी व्हेन कंपनी इज इन प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो अब शेयर का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, आपके बुक में भी होगा लेकिन समझने में आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने इसे एक एक चीजों को थोड़ा आज डिटेल रखा है ताकि आपको समझ में आए। अगले वीडियो से आपको क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, ठीक। तो आप बात समझिए, या तो वो सेम हो सकता है, या तो मार्केट वैल्यू बड़ा हो सकता है, या कम भी हो सकता है। कम किस केस में होगा सर? तो आप देख सकते हैं जब नॉमिनल वैल्यू क्या हो जाए? बड़ा हो जाए मार्केट वैल्यू से, तो पक्का है कि कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है। क्योंकि अब जो बिक रहा है शेयर, उसका दाम घट करके भी बिक सकता है, ठीक है। तो घट करके बिकेगा, ठीक है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा। मार्केट वैल्यू इसका चेंज हो गया है, अब सस्ते में बिकने लगा है, उसका शेयर 200 का शेयर 100 में मिलने लगा है, क्योंकि कंपनी कितनों भी पैसा मार्केट से उठाई है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटजी नहीं था, उसके पास टेक्निक नहीं था, तो कंपनी लॉस में जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे शेयर कोई प्रॉफिट गेनिंग कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का खरीद लेते हैं और पता चलता है कि वो रातों रात कंपनी क्या हुई है? लॉस में जा रही है सॉरी। तो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू कम हो में अंतर क्या है कि नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर हो सकता है मार्केट वैल्यू से व्हेन कंपनी इज इन लॉस, ठीक है। व्हेन कंपनी इज इन लॉस। तो ये बात समझ में आई तीसरा पॉइंट का, कि मार्केट वैल्यू बड़ा भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। और मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इक्वल भी हो सकता है व्हेन कंपनी हैज नाइदर लॉस्ट नॉट गेन प्रॉफिट, ठीक है। अब इस तीनों केस के बारे में फिर से डिटेल है, देखिए तीसरा का 3 पॉइंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, इस बात को समझेंगे। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज सेम एज द नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज सेड टू बी एट पार। ये जरूरी है, ये वर्ड जो है एट पार बहुत बार क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो इस बात को आप ध्यान से रखें कि एट पार का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट में, ये जो केस है दूसरा नंबर का केस, ठीक है। आप इसे मैं ब्लैक से अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर का केस के लिए जब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसे हम एट पार कहते हैं। क्या कहते हैं? एट पार, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये टर्म आसान लगने लगेगा जब बाकी के साथ देखेंगे। तो एट पार कब होगा? जब नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एट पार। तो ये क्वेश्चन में कई बार देगा द शेयर इज एट पार, मतलब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है क्वेश्चन का, ठीक है। अगला वाला पार्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर, अच्छा और नहीं है, यहां आप मोर कर लें, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, MORE, मोए मोए नहीं है, ये मोर है, ठीक है। मोर, if the market value of the share is more than its nominal value, it is called
एबव पार। तो ये वाला भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला टर्म एबव पार, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एबव पार। ये एट पार जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरा एबव पार जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एबव पार का कब होगा? जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मोर हो जाए, एम भी बड़ा हो जाए एनवी से, एम भी क्या हो जाए? बड़ा हो जाए एनवी से, इट इज कॉल्ड एबव पार, ठीक है, क्या कहलाएगा? एबव पार। तो जब मार्केट वैल्यू ग्रेटर हो जाए नॉमिनल वैल्यू से, देन द शेयर इज कॉल्ड एट एबव पार, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में हर बार ये नहीं देगा कि मार्केट वैल्यू बड़ा है या नॉमिनल वैल्यू बड़ा है, ये नहीं दे करके आपको एबव पार और एट पार और बिलो पार का टर्म यूज करेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो हमने यहाँ पढ़ा है क्या, कि नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू को हम एट पार, बिलो पार और एबव पार से डिनोट करेंगे। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज मोर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एम भी इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, इट इज कॉल्ड अबव पार, ठीक है, अबव पार। और बिलो वाला पार्ट, बिलो पार ये तीसरा वाला पार्ट जो बच गया वो बिलो पार्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक क्या क्या देखा कि नॉमिनल वैल्यू देखा, मार्केट वैल्यू देखा और पार देखा, एक टर्म जिसमें हम एबव, बिलो और एट लगा करके हम इसे इक्वल कर सकते हैं, ग्रेटर कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। तो एक टर्म देखा था हमने पार, ठीक है, पार करना, पार कर जाना, नॉमिनल वैल्यू को अगर पार कर गया तो एबव पार, नॉमिनल वैल्यू को अगर पार नहीं कर पाया, नीचे आ गया तो बिलो पार, और नॉमिनल वैल्यू के अगर बराबर है तो एट पार, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। कौन सा गया? बिलो पार। ये वाले पार्ट को बिलो पार। एनी डाउट? नो डाउट। तो अभी तक में आपने देखा कि एबव पार का मतलब, एट पार का मतलब और बिलो पार का मतलब, ठीक। तो ये आज थ्योरी है आपका कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, इट इज सेड टू बी बिलो पार। तो आपको ये क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि नॉमिनल वैल्यू बड़ा है या मार्केट वैल्यू बड़ा है, ये आपको बस एक टेक्निकल टर्म है शेयर मार्केट के लिए, एट पार, बिलो पार एंड एबव पार, ठीक है। तो इस तरीके से देगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है, क्या बड़ा है, नॉमिनल वैल्यू बड़ा है या आपका मार्केट वैल्यू बड़ा है या इक्वल है दोनों, ठीक। अगला पॉइंट जो कि इसने ग्राफ में बताया है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए तो एट पार, एबव पार मतलब मार्केट वैल्यू बड़ा हो गया है, नॉमिनल वैल्यू के पार कर गया है, प्रॉफिट कमाई है, तो एबव पार। और बिलो पार कौन सा? जब मार्केट वैल्यू क्या हो जाए? छोटा हो जाए नॉमिनल वैल्यू से, मतलब कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ओके। अगला फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट out of profit of the company from his investment in the company is called dividend, ठीक। तो कंपनी के प्रॉफिट से अगर
क्या है, हमने कहा अभी कि अगर नॉमिनल वैल्यू है किसी शेयर का 200 और मार्केट वैल्यू क्या है हमारे पास 400, ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस जो है जो होगा उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डिविडेंड। और ये हमेशा परसेंटेज में होता है। आप इस दोनों के डिफरेंस के प्रॉफिट को, जो आपका प्रॉफिट होगा, क्या उसे आप परसेंटेज में नहीं कैलकुलेट कर सकते? कर सकते हैं सर। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में निकल जाएगा। तो ये जो है डिविडेंड, क्या डिविडेंड जो होता है हमेशा वो मार्केट वैल्यू माइनस नॉमिनल वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू इनटू 100, अपने आप फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या कहा, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर, जो एक शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, अभी तक हमने नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है देख लिया है। तो अगर कोई शेयर होल्डर प्रॉफिट कमाता है तो जब उसे हम प्रॉफिट को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, या डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इतने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तब उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ये डिविडेंड वर्ड भी आपको क्वेश्चन में देगा, ये नहीं देगा कि प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। आपको ये दिखा है, क्या लिखा रहेगा कि डिविडेंड कंपनी का शेयर का इतना है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मार्केट वैल्यू बड़ी है नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है, अगर पॉजिटिव में है तो। नेगेटिव में होगा तो ऑब्वियसली कंपनी लॉस में जा रही होगी, ठीक। क्या कहा, द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। नॉमिनल वैल्यू पे निकालता है। देखो हमने अभी आपको बताया कि क्या है, डिविडेंड वाला पार्ट नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट का इसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो शेयर खरीदा था किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे खरीदा था। तो नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, जैसे कि हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। सिमिलरली चूंकि ये इसका क्या है, एक तरीके से कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये आपका सेलिंग प्राइस जैसा काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, इनटू 100 करते हैं, हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है। अगला लास्ट पॉइंट, तो हमने एक और चीज देखा, क्या देखा, डिविडेंड, ठीक है। ये सारा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। डिविडेंड इन परसेंटेज, ठीक है। द डिविडेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। हमने यहाँ देखा कि जब डिवाइड करते हैं किससे, नॉमिनल वैल्यू से, तब डिविडेंड निकलता है, मार्केट वैल्यू से उसे मतलब नहीं है। अगर वो लॉस में जा रही है तो आपको क्या होगा, डिविडेंड कम हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट में जा रही है तो डिविडेंड क्या होगा, अधिक हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। ये हमारा थ्योरी था आज का, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड था। अब यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो एक आध एग्जाम्पल आज करते हैं और उससे देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, एक्सरसाइज के अलावा कुछ क्वेश्चन है ताकि आपको हम समझा सके कि मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड कैसे निकल सकता है। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे अगले वीडियो से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ फार्मूलाज हैं, आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूलाज है, आप देखिए फार्मूला कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, सम इन्वेस्टेड, कोई आदमी कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे हमको अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि वो कितना शेयर खरीदा होगा और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है। अगर मार्केट, अच्छा एक बात और, जब वो नॉमिनल वैल्यू पे खरीदेगा तो सम इन्वेस्टेड नॉमिनल वैल्यू पे निकल जाएगा, और अगर वो मार्केट वैल्यू पे शेयर खरीद रहा है तब जो है सम इन्वेस्टेड किस पे निकलेगा, मार्केट वैल्यू पे निकलेगा। ये बात आप याद रखेंगे, अलग से नहीं दिया हुआ है। इफ द शेयर आर अवेलेबल एट पार, MB ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट। हाँ ठीक है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एट पार का मतलब क्या होता है कि व्हेन NV इज इक्वल टू MB, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू
मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो सम इन्वेस्टेड के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है कि वो कितना शेयर खरीदा है। मान लो कि कोई ABCD कंपनी है, ठीक है, इसका मैंने 10 शेयर खरीदा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10, और मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर का कितना हो गया है 500 रुपीज या 250 रुपीज, ठीक है, जिसका नॉमिनल वैल्यू कुछ और हो सकता है। तो अगर नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दिया हुआ है तो आप मार्केट वैल्यू पे ही सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू पे उसने खरीदा होगा या बेचेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है कंपनी का, एक बार शेयर निकल जाता है तो चूंकि मार्केट वैल्यू चेंज होता है, नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सम इन्वेस्टेड आपको लगेगा, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इन्वेस्टेड आपका निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 250 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 20। 500 विल बी द अमाउंट सम इन्वेस्टेड for buying 10 shares of a company ABCD whose market value is 250 rupees, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हिंदी में भी कई बार लोग ICSE के स्टूडेंट भी चाहते हैं कि मैथमेटिक्स हिंदी में भी समझाया जाए, तो हमने दोनों लैंग्वेज को प्रेफरेंस रखा है। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो यू कैन रीड फ्रॉम बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। आपके हेडर एंड फुटर में हिंदी भी चल रहा होता है, इंग्लिश में सब कुछ लिखा ही हुआ है, और जहां जरूरत पड़ता है हमने आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन में चीज़ों को बताया ही है। So sum invested is equal to number of share bought into market value of one share, because market value of one share is this point 250 rupees is the market value of one share and number of share is 10. So if we multiply number of share into market value, this will give you sum invested by a person to buy 10 number of shares whose market value is 250 and of a company ABCD, ठीक है। ओके सर, अब आप इसी फार्मूला से ये फार्मूला आया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू है और सम इन्वेस्टेड है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना हो और आपको दिया क्या हो, सम इन्वेस्टेड दिया हो और मार्केट वैल्यू दिया हो, तो नहीं निकल सकता है। हम जानते हैं कि अगर A इज इक्वल टू B इंटू C होता है तो हमें निकालना है B, तो B इज इक्वल टू A बाई C नहीं हो जाएगा। तो उसी बात को ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है। अब बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं, ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला इसी से निकल के आया है। कैसे, देखिए, ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इस पार्ट को समझते हैं। क्या कह रहा है कि पहला क्या था, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू MV ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर अगर निकालना हो, इफ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर, यू कैन मूव दिस मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर टू दिस साइड, and since this is in multiplication to the right side, when this terms move to the left side of the equal to or equality sign, this will be coming divide. So sum invested by MB of one share will be equal to number of share. So you don't have to remember these two formula differently. These formula are same. At least these two formula are same. You don't remember. You can remember one formula, that is sum invested is equal to number of share into market value of share. ठीक है, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। या अगर बोले कि मार्केट वैल्यू निकालना है सर, तो मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू को इधर रखेंगे, नंबर ऑफ शेयर इधर ले आएंगे, तो आपका एक और निकल जाएगा क्या, MB ऑफ वन शेयर। अगर MB ऑफ वन शेयर निकालना हो तो उसके लिए क्या है, सम इन्वेस्टेड बाय नंबर ऑफ, इसकी भी जरूरत पड़ेगी कई बार, तो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। ये आप चाहें तो एक दो, जो दो वाला पार्ट यही है, और तीसरा, ये तीनों एक ही फॉर्मूला से निकल के आया है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है।
अगला ऑल्सो नंबर ऑफ शेयर बॉट का एक और फॉर्मूला है आपका। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर का एक और फॉर्मूला है, क्या है, टोटल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स, कि टोटल प्रॉफिट कितना आया है, परसेंटेज में नहीं, डिविडेंड नॉट इन परसेंटेज। अभी यहाँ पे टोटल डिविडेंड इन मनी है, रुपीज है, और डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो एक शेयर, बात समझते हैं। चले यहाँ वाला पार्ट पे आइए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि डिविडेंड यहाँ तो परसेंटेज में था, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट बोले कि कोई कंपनी को या किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी एबीसीडी कंपनी का अगर क्या खरीदा है, नॉमिनल वैल्यू 200 पे अगर शेयर खरीदा है, मार्केट वैल्यू उसका 400 है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी हाउ मच, MV माइनस NV, दैट विल बी 400 माइनस 200। तो ये जो है ये क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये बाई में आप लोग समझ लेंगे, ये बाई नहीं है, ये हो जाएगा 200 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, क्या है, प्रॉफिट है, परसेंटेज नहीं है। डिविडेंड जब हम निकालेंगे परसेंटेज में तो डिविडेंड कहलाएगा, लेकिन डिविडेंड आपको दो तरीके से है, एक तो कि कितना पैसा टोटल उससे हुआ है, ये डिविडेंड भी कहलाता है, इसे हम परसेंटेज में भी डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला आपके पास है, समझिए कि ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में टोटल इनकम या टोटल प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट बाय इनकम ऑन वन शेयर। तो एक शेयर का अगर दिया हुआ है, कोई आदमी बहुत सारे शेयर खरीदा है और उसका क्या है कि बहुत सारा अमाउंट में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उससे हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी का डायरेक्ट दे दे, या किसी व्यक्ति का जो है इनकम 5 लाख रुपीज हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, 5 लाख रुपीज हुआ है, तो हम इसे नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे डिवाइड करके, किससे डिवाइड करके, मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके, ठीक है, या इनकम प्रॉफिट ऑन वन शेयर, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ आपको पता है कि एक शेयर पे इतना प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर हम निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति का बहुत सारा प्रॉफिट दिया हो कि इतना एक आदमी ने शेयर खरीदा है, इसका प्रॉफिट ये है, और इसका इनकम एक शेयर पे कितना होगा, उससे अगर हम डिवाइड करें तो भी हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, या डिविडेंड को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं। ये तो एक फार्मूला ये हो गया जो दोनों सेम ही है, और दूसरा ये हो गया क्या कि नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितना शेयर वो कोई कंपनी का खरीदा है, उसे निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन वन शेयर अगर दिया हो, जिसमें आपको नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दे दिया जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन वन शेयर निकाल सकते हैं, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है उससे अगर हम डिवाइड करें, उसमें अगर हम डिवाइड करें किससे, प्रॉफिट ऑफ वन शेयर से, तो आपका नंबर ऑफ शेयर पहले निकल जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, बहुत यूजफुल दोनों फार्मूला है, दो ही फार्मूला है जो अभी हमारे काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। जैसे हम एक्सरसाइज बनाएंगे, अगर कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी लिखवा देंगे आपको। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए वेरी वेरी मच थैंक यू। ये आज का थ्योरी वाला पार्ट था। आगे क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। बस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। मैं आज फिर कहता हूँ कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। आपका एक यही चीज़ है जो कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आप जितना शेयर करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, और इसे आप शेयर करके दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियोज, और आस्क योर फ्रेंड्स टू like my channel and subscribe if they want the solution for Selena Publications 10th class ICSE. Thank you.